अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। सुबह बखैर आप लोगों को खूबसूरत सुबह के साथ एक खूबसूरत सा आपको कहते हैं ना कि खबर सुनाते हैं कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ के फैसला कुन मैच में 14 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ अपने नाम कर ली है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर लाडरविल में खेले गए मैच में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मुकर्ररा 20 ओवर्स में कौमी टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 179 रन बनाए और 190 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की टीम 6 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बना सकी। तीसरे और आखिरी T20 के लिए पाकिस्तान टीम ने वो दो तब्दीलियां की गई। कौमी टीम ने शाहीन आफरीदी की जगह हारिस रऊफ और फ़खर जमान की जगह खुशदिल शाह को प्लेइंग 11 में शामिल किया। अगर थोड़ी सी बात करें तो फ़खर जमान ऑलरेडी हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस नहीं खेल सके। पाकिस्तान ने साइम अयूब और साहबजादा फरहान की शानदार निफ्ट सेंचुरी की बदौलत मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 198 रन बनाए और साहबजादा फरहान 74 बल्कि साइम अयूब 66 रन बनाकर नुमाया बैट्समैन रहे। इसके अलावा हसन नवाज ने 15 और मोहम्मद हारिस 2 रन बनाकर आउट हुए। खुशदिल शाह 11 और फ़हीम अशरफ जो है वो 10 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से जैसन होल्डर और ऑस्टिन चीज़ और शुमार जोसेफ ने एक एक विकेट हासिल की। वाज़ेह है कि 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान जबकि दूसरे में वेस्ट इंडीज़ ने फतह हासिल की थी। सवाल ये होता है कि अगर एक पूरे मैच के ऊपर बात की जाए तो पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का कमबैक किया है। पहले हम देख रहे थे कि थोड़ी सी टीम है वो इनबैलेंस दिखाई दे रही थी, परफॉर्मेंस कुछ इस तरह की नहीं थी जिसमें बहुत से किस्म के ना क्रिटिसिज्म भी आ रहा था। मगर कहते हैं ना कि पाकिस्तान जो है अनप्रेडिक्टेबल्स हमेशा से कहा जाता है और कमबैक करते हैं और कमबैक उन्होंने अपने ओपनर से किया है जो कि साइम अयूब और साहबजादा फरहान की सूरत में सामने आए हैं। तो ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखी है। बैटिंग जो कि पाकिस्तान का हमेशा से थोड़ा सा कहते हैं ना कि प्रॉब्लमेटिक एरिया रहा है एज़ कम्पेयर टू बॉलिंग, बिकॉज बॉलिंग में तो पाकिस्तान हमेशा से पेश रहा है। तो बैटिंग में भी अच्छी कारकर्दगी देखी गई है और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो है समझ ये आ रही थी कि पता नहीं ये सीरीज़ जो है वो जीत पाएंगे या ये मैच जो जीत पाएंगे। मगर 2-1 से अगर जो सीरीज़ हम है तो अभी तक पाकिस्तान का जो है वो पलड़ा भारी देखा गया है। तो अगर हम थोड़ी सी फरहान और साइम अयूब की इनिंग्स और साहबजादा फरहान और साइम की ख़ास तौर पर शराकत दारी की जो बात करें तो उन दोनों की शराकत ने पाकिस्तान को जीत का जो है ना वो एक झंडा लहराया है और बहुत ज़बरदस्त और कलीदी किरदार भी अदा किया है। और कहते हैं कि दोनों जो खिलाड़ी हैं मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए एक मजबूत ओपनिंग जोड़ी बन सकते हैं, लेकिन तभी बनेंगे जब इन पे काम किया जाएगा। अगर एक मैच पे कोई भी परफॉर्म नहीं करता तो उसको दूसरे मैच में नहीं रखा जाता। ये सबसे ज़्यादा टीम का मसाइल यहाँ हमने देखा कि पिछले काफ़ी अरसे से यही दरकार थे। मगर जैसे कि अब देखा है कि आपके हमारे कोच जो हैं वो बदल गए हैं। अज़हर महमूद जो हैं वो काम कर रहे हैं टीम के साथ। इसके अलावा माइक हसन जो हैं वो भी टीम के साथ अच्छा देखने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो देखना ये कि टीम जो है आगे वर्ल्ड कप के लिए तैयार होगी और प्लेइंग 11 में जो पुराने खिलाड़ी थे जो कहा जाता है सीजनड है मगर वो कभी कहते हैं ना कभी चढ़ते हैं कभी नहीं चलते, कभी कहते हैं कारतूस कभी चलता है। तो ये देखना ये कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो सीजन प्लेयर जो है वो टीम का हिस्सा मिलेगा। मगर अगर टीम की अगर नई डेफिनेशन की जाए या डिफ़ाइन किया जाए तो ऐसे प्लेयर्स जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, हमने देखा कि पिछले दिनों हालिया में PSL हुआ और पाकिस्तान सुपर लीग में जो खिलाड़ी थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो उन खिलाड़ियों को जगह बनाने का मौका देना चाहिए, ना कि रिप्लेसमेंट ढूंढनी चाहिए। तो बात यह है कि खुशदिल शाह को शामिल करने का जो फ़ैसला था वो भी बहुत कितना कि अच्छा साबित हुआ, क्योंकि फ़खर जमान जो थे वो वैसी हैमस्ट्रिंग इंजरी के बाइस जो थे वो टीम से बाहर हो गए थे और फ़खर जमान जो थे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने पहले मैच में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई मगर फिर कहते हैं ना कि एकदम से ही वो कहते हैं अनफिट हो गए। अनफिट की होने की वजह से जो है खुशदिल शाह ने उनको रिप्लेस किया। तो वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइनअप की मजबूत होने के बावजूद भी पाकिस्तान के बॉलर्स ख़ास तौर पर हारिस रऊफ और दीगर बॉलर्स ने आखिरी ओवर्स में भी कहते हैं कि प्रेशर जो है वो बरकरार रखा और कप्तानी और हिकमत अमली कप्तान सलमान अली आगा ने मैच के हमरा ज़बरदस्त किस्म के जो लम्हात किए और जो फ़ैसला उन्होंने किया वो भी कहते हैं ना कि टीम की परफॉर्मेंस में एक बहुत पॉजिटिव किरदार
انہوں نے ادا کیا ہے. اور سلمان یہ لگا کہ اگر ہم تھوڑی سی کیپٹنسی کے اوپر بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ کیپٹنسی نو ڈاؤٹ ان کی بہت اچھی ہے. کیپٹنسی میں ان کا جو ڈیسیجن لینے کا جو سٹائل ہے وہ بہت اچھا ہے. فیصلہ کرنے کی جو قوت ہے ان کی وہ بہت اچھی ہے. اور فیلڈنگ کی پوزیشن کے بارے میں بھی ان کی حکمت عملی جو تھی وہ بہت بہتر ثابت ہم دیکھی اور ثابت بھی ہوئی ہے. مستقبل کی حکمت عملی اور سیریز جیت کر پاکستان کو آنے والے بڑے ٹورنامنٹس جیسے کہ T20 ورلڈ کپ کے لیے بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اور یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ جو ٹیم ہے وہ جو یہاں جس پیپرز پہ دیکھی گئی ہے اور جو گراؤنڈ میں دیکھی گئی ہے اسی ٹیم کے ساتھ اسی پلینگ 11 کے ساتھ شاید وہ میدان میں اتریں گے. تو پھر کہتے ہیں نا کہ اٹس اے گریٹ تھنگ فار پاکستان. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ساری چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے اوپر اور کہتے ہیں کہ میچ کا کرٹیکل انالیسس کرنے پہ حافظ عمران صاحب جن کو میں ویلکم کرتی ہوں. جی حافظ کیا حال ہے آپ کے؟ بہت شکریہ ہنا، بہت شکریہ. صبح بخیر. آپ کو بھی صبح بخیر. صبح بخیر. آپ کے اب چہرے پہ خوشی تو آ جانی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر صبح موسم تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے تو خوشی آ جاتی ہے. اور ان دنوں پاکستان کے اور ویسٹ انڈیز کے میچز ہو رہے ہیں، صبح ہو رہے ہیں، تو وہ زیادہ دیر تک آپ کی ٹیم جو شائقین ہے ان کے چہروں پر خوشیاں برقرار رہنے دیتی نہیں ہیں. یہ چلتے ہیں ان کی چیزیں ایسے ہی. بٹ یہ کہ تھوڑا پازیٹیو ہمیں تھوڑا سا وی نیڈ ٹو بگ اپ آور بوائز. گرین شرٹس کو بگ اپ کرنا ہمارے کام ہے. وائی ناٹ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیپٹنسی کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کیا ان کا ڈیسیجن ٹھیک تھا بولنگ کی طرف، فیلڈنگ کی طرف، خاص طور پہ اگر ہم تھوڑے سے گراؤنڈ میں اترنے کا پورا اگر ہم سیناریو دیکھیں تو؟ دیکھیے نا بات یہ ہے کہ ایک تو جو پہلی بات ہے کہ یہ جو پاکستان میں نا ایک بڑی یہ بات شروع رہتی ہے، جیسے بھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ ان کو نا بڑا سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب ان کو تھوڑا ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے. پاکستان کی ٹیم ہے اور حوصلہ افزائی کی ضرورت رہتی ہے اور یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے ممالک ایسے ہوتے ہیں اولمپک مقابلوں میں کہ وہ چھوٹے چھوٹے ملک ہوتے ہیں، لیکن ان کو تو آبادی کے اعتبار سے بھی، رقبے کے اعتبار سے بھی وہ کیسے گولڈ میڈل جیت جاتے ہیں، جبکہ ان کو تو بہت زیادہ سپورٹ کرنے والے ہوتے نہیں ہیں. تو یہ ایک جیسے پاکستان میں کرکٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے انٹینٹ، پاور ہٹنگ، پازیٹیو کرکٹ، اگریشن، ٹھیک ہے جی، ماڈرن ڈے کرکٹ، اس طرح کے الفاظ کا بہت زیادہ غیر ضروری طور پر استعمال ہوا ہے. بالکل اسی طریقے سے پاکستان میں یہ جو استعمال ہوتا ہے جملہ کہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی یا ٹیم کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی اس کا بھی غیر ضروری استعمال ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائے گا حافظ کے فرحان علی آغا اور سائم ایوب کی آپ جو پارٹنرشپ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ایک بہت پازیٹیو سٹیپ ہوگا ٹورڈز دی ادر ٹورنامنٹس؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ایک میچ کی کارکردگی ہے، کبھی اچھا کھیل لیتے ہیں، کبھی اچھا نہیں کھیل لیتے ہیں. تو یہ اب وہ دونوں اسپیشلسٹ بیٹر ہیں نا، ان کی ٹیم میں موجودگی ایک اسپیشلسٹ بیٹسمین کی حیثیت سے ہے. سلمان پاکستان ٹیم کے کپتان بھی ہیں. حسن نواز کا بیٹنگ آرڈر چینج کیا پاکستان نے، انہوں نے نسبتاً بہتر کھیل کا مظاہرہ کیا ہے. جتنے میچز انہوں نے کھیلے ہیں یا تو وہ 0 پر آؤٹ ہوتے ہیں یا پھر 35-40 کرتے ہیں، تو وہ ایک باصلاحیت بلے باز ہے. ایک چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے سامنے چھکے لگائے ہیں وہ اچھی چیز ہے، اور ان میں ایک تیز کھیلنے والی صلاحیت موجود ہے ان میں حسن نواز میں، تو یہ خوش آئند چیز ہے. لیکن سلمان علی آغا ایک اسپیشلسٹ بیٹر ہیں، وہ پاکستان کے لیے کافی وقت سے کرکٹ کھیل رہے ہیں. مجموعی طور پر تو پاکستان میچ آ رہا ہے، اگر آپ 130 پلس کے رنز کو دیکھ کر ہم یہ کہیں ان دونوں نے بڑا اچھا کھیل لیا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا پاکستان کے اوپر آیا ہے. پاکستان میچ تو ہار گیا، انف رنز آن بورڈ نہیں تھے پاکستان کی طرف سے، تو یہ ٹھیک ہے، اچھا کھیلے ہیں کل کے میچ کے اعتبار سے ٹھیک ہے. لیکن آنے والے دنوں میں کیا وہ اس تسلسل کے ساتھ اس کو برقرار رکھیں گے؟ لیکن سلمان جو ہے وہ سپن بالنگ کو نسبتاً بہتر کھیلتے ہیں، حسن بھی سپن بالنگ کو نسبتاً بہتر کھیلتے ہیں. کوالٹی سپنرز کے خلاف، کوالٹی ٹیمز کے اگینسٹ وہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو یہ جب وہ کھیلیں گے اس وقت یہ پتہ چلے گا جی.
बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये बताइएगा कि शाहीन शाह अफरीदी की जो रिप्लेसमेंट हुई है हारिस रऊफ से, वो क्या एक पॉजिटिव स्टेप है, करनी यहाँ जरूरत थी? देखिए, आप इस पूरी पाकिस्तान की देखें ना, इस प्लेइंग 11 को, तो या ये स्पिनर्स की ऑलराउंडर्स की भरमार होती है या फिर आपके पास फास्ट बॉलर्स होते नहीं है। अब कल के मैच में, आप पहले मैच में भी आप देख लें कि आपने 2 फास्ट बॉलर थे आपके पास और तीसरा आपके पास नहीं था फास्ट बॉलर। ठीक है, कल आपने तीसरे ऑलराउंडर को आपने बॉल ही नहीं दिया, 2 फास्ट बॉलर आपने जो है वो इस्तेमाल किए। तो आपको कॉम्बिनेशन बनाना है अच्छा, जिसमें आपको बैलेंस नजर आए टीम में। तो बैलेंस नजर नहीं आता टीम में पाकिस्तान की। कभी बॉलिंग बहुत लंबी, बॉलर्स नजर आ रहे हैं, 8 बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, 7 बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, और कभी ये नजर आता है कि आपके पास तीसरा फास्ट बॉलर ही आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का अच्छा नहीं है। हसन अली के बारे में मेरी राय है जो कि पहले से है, जब उन्होंने PSL कि शायद पाकिस्तान के जो फैसला साज है उनके बारे में सोचें कि इनको हम लंबी क्रिकेट जो है अब आगे वनडे क्रिकेट में उनका ज्यादा बेहतर तरीके से वो पाकिस्तान के लिए काम कर सकते हैं। हाँ, उनकी सलाहियतें ज्यादा हैं जब वो लंबी क्रिकेट खेलते हैं। तो अच्छा, ये बताइएगा कि खुशदिल शाह को शामिल करने का जो फैसला था वो कितना मौसर साबित हुआ? देखिए, ये चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर अब तक अगर हम पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन की बात करते हैं, और अब जैसे माइक हैसन आ गए हैं पाकिस्तान टीम के हेड कोच की हैसियत से, ये एक गैर जरूरी ऑलराउंडर्स की एक बहस इन्होंने शुरू कर दी है। तो ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो है उसके ऊपर सवालात उठते हैं कि आप जबरदस्ती किसी को ऑलराउंडर बनाने की कोशिश ना करें। अगर आपके पास स्पेशलिस्ट मौजूद है, सबसे पहले तो ऑलराउंडर की डेफिनेशन दुनिया में कुछ और है, पाकिस्तान में कुछ और है। तो जो डेफिनेशन पाकिस्तान की ऑलराउंडर की हैसियत से है, अगर उसको देखा जाए तो वो जरा मुख्तलिफ नजर आती है। अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो वो जरा मुख्तलिफ नजर आती है। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान को कुछ कामयाबियां मिलती हैं, पाकिस्तान को कुछ नाकामियां मिलती हैं, लेकिन आप ये भी ध्यान में रखें कि बांग्लादेश के खिलाफ आपने किस तरह की क्रिकेट खेली है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो यहाँ पर आप कारकर्दगी में तसलसल नहीं रहता, उतार चढ़ाव आपकी कारकर्दगी रहती है। एक मैच पे आप 130 करते हैं, एक में 170 करते हैं, एक मैच पे आप 190 के करीब चले जाते हैं। तो ये उतार चढ़ाव है। और वेस्ट इंडीज की टीम आपको मजबूरी तौर पर देखते हैं तो उन्हें अपने टॉप क्रिकेटर्स की खिदमत हासिल नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से अगर आप देखते हैं तो ये जरूर है कि साइम, फखर, शहजादा फरहान, यही वो लोग हैं जिनकी कारकर्दगी के ऊपर आपको निसार करना चाहिए, और ये आपके स्पेशलिस्ट हैं। बिल्कुल, तसलसल से खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली टीम जो है वो एक पोजीशन पे आ सकती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें थोड़ी सी, कि पाकिस्तान की टीम जो है और जो खिलाड़ी जो हैं, क्या ये जो टीम बना रही है, जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ये आगे T20 वर्ल्ड कप के लिए मुस्बित साबित हो सकती है? देखिए कि इस मैच में भी हसन को एक मरतबा से फिर रन हुए। ठीक है, नवाज पाकिस्तान की इस टीम के जो कैप्टन है उनके लिए भी वो उनके लिए मैच विनर है। हैरी हारिस को रन आज उतने तो नहीं हुए, लेकिन निस्बतन बेहतर गेंदबाजी का उन्होंने मुजाहरा किया। फहीम ने पिछले मैच में बॉलिंग भी की, इसमें की है। तो ये जो कि कंडीशंस थोड़ा बेहतर थी स्पिन बॉलिंग के लिए, वेस्ट इंडियन टीम में स्पिनर को बहुत अच्छा खेलने वाले मौजूद नहीं थे, और उसका फायदा पाकिस्तान के स्पिनर्स ने उठाया है कि साइम भी आउट करते रहे। सुफियान एक बासलाहियत बॉलर मौजूद जरूर हैं, लेकिन इस टीम में कि जिसमें आपके पास मुखालिफ टीम में उस गेंदबाजी को खेलने वाले उतने ज्यादा अच्छे मौजूद नहीं है खिलाड़ी, और उनकी हालिया कारकर्दगी सबके सामने है। तो हाँ, ये सब कहा जा सकता है। ठीक है जी, खुश हो गए हम चूंकि सीरीज जीते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आगे आने वाले वनडे में कोई चेंजेस मुतवक्के हैं कि सेम लाइनअप के साथ आगे जाएंगे जो 12 अगस्त को शुरू होने वाला है? देखिए, जो आपके स्पेशलिस्ट हैं वो वापस तो आने हैं ना। देखें, तो
آپ کے ٹاپ کرکٹرز جو ہیں بیٹنگ کے شعبے میں ان کی واپسی ہوگی. رضوان ہے بالکل، بابر ہے. اچھا رضوان اور بابر کی واپسی ہوگی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں ڈیفینیٹلی نا، وہ وہاں پر موجود ہیں. گزشتہ روز میں ان کی تصویر اور ویڈیو بھی بہت زیادہ لوگوں نے دیکھی گئی ہے کہ وہ چیئرمین پی سی بی کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے ہیں جی. تو پہنچ تو گئے ہیں، نسیم بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. تو پلیئرز اسکواڈ تو بدلے گا نا، اس میں پھر آتے ہیں 50 اوور کی کرکٹ کھیلنی ہے، کپتانی کی ٹوپی بھی بدلنی ہے. تو دیکھنا ہی ہے کہ اس میں کیسا پرفارم کرتے ہیں. لیکن یہ جو اگر شائم رنز کرتے ہیں T20 میچز میں، شاہزادہ رنز کرتے ہیں یا فخر رنز کرتے ہیں، تو پاکستان کے لیے یہ خوش آئندہ، کیونکہ شاہزادہ کو جہاں جہاں موقع ملا ہے. T20 کی کرکٹ اور کہتے ہیں نا کہ ماڈرن ڈے کرکٹ اور ون ڈے کرکٹ ہیز a lot of differences. بالکل ہے جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بٹ پاکستان کے لیے جب ہم پاکستان ٹیم کی بات کرتے ہیں تو ابھی ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم اس ون ڈے میچز کو T20 میں بدل دیں، بس ہوا نہیں ایسا. اچھی کرکٹ پاکستان کو کھیلنی چاہیے، اپنی ون ڈے کی رینکنگ کو بہتر کرنا چاہیے. بالکل ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی رینکنگ بہتر بنے. تھینک یو سو مچ حافظ عمران، اسپورٹس اینالسٹ واز ود اس. اور ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں بہت صلاحیت ہے، مگر صلاحیتوں کا لوہا منوانا اصل کام ہے. لیکن پاکستان کو ایک بار بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ پاکستان نے جو T20 سیریز ہے وہ اپنے نام کر لی ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ویورز تھوڑی سی بات کرتے ہیں خبر کے اوپر، کیونکہ یہ جو خبر ہے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. وہ یہ کہ چند روز قبل ہی اس خبر نے پورے ملک میں کہتے ہیں کہ ایک تہلکہ مچا دیا ہے، اور اسلام آباد میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ایک کارروائی کرتے ہوئے گدھے کا گوشت فروخت کرنے والے ایک غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے. اس واقعے کے بعد ہر شہری پریشان ہے کہ وہ روزمرہ کی زندگی میں جو گوشت خریدتا ہے کیا وہ واقعی کہتے ہیں حلال ہے، صاف ستھرا ہے، کہیں وہ انجانے میں گدھے کا گوشت تو نہیں کھا رہا. تو ایک عجیب سی سچویشن پیدا ہوئی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ جب ایسی چیزیں آتی ہیں، ایسے واقعات آتے ہیں، تو آٹومیٹکلی انسان ہے اس میں بہت سے قسم کی سوچیں بھی آ جاتی ہیں، اور وہم بھی جو ہے وہم کے عناصر جو ہیں وہ بھی جنم لیتے ہیں. تو خصوصی طور پہ آج ہم اس چیز کے اوپر ڈسکس کریں گے، اور آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک عام شہری کس طرح پتہ لگا سکتا ہے کہ جو وہ کھا رہا ہے وہ بکرے کا گوشت ہے کہ واقعی اگر گدھے کا گوشت ہے. پہچان کیا ہے، علامات کیا ہیں. تو آج ہم ڈسکس کریں گے تمام چیزوں کے اوپر. اور ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل عاصم جاوید صاحب، جن کو ہم ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. سر پہلے یہ مجھے بتائیں کہ یہ گدھے کا جو گوشت بک رہا ہے مارکیٹ میں، کیا یہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، کوئی چیز رپورٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں میڈم، یہ جو ابھی آپ جس کارروائی کا تذکرہ کر رہی تھے یہ اسلام آباد کی جورسڈکشن میں تھا. اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے جو ہے یہ کارروائی کی. اس میں تقریباً 50 سے قریب گدھے جو ہیں انہوں نے وہاں پہ پکڑے بھی، اس کا گوشت بھی موجود تھا. بیسیکلی یہ غیر ملکیوں کا ایک سلاٹر ہاؤس تھا، یہ ان لائسنسڈ تھا، اور وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ اس کو اپنے ملک میں ایکسپورٹ جو ہے وہ کر رہے تھے، کیونکہ یہاں پہ گدھے سستے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا ان کے ملک میں جو ہے وہ مہنگے ہیں. اچھا. اور اس کو وہ جو ہے نا کئی میڈیسنل پروڈکٹس کے اندر اور اپنے کھانے کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ حلال، ان کے نزدیک جو ہے وہ مطلب یہ حرام نہیں ہے. تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اسلام آباد فوڈ اتھارٹی اور اس کے بعد جو پنجاب فوڈ اتھارٹی کی راولپنڈی کی ٹیمز ہیں، انہوں نے پورے اسلام آباد کا اور راولپنڈی کے جو ہے وہ انسپیکشنز کی، تمام کچنز کو دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کا ریبٹل دیا، ٹیکنیکلی ریبٹل دیا کہ ایسا جو ہے ہمارے یہاں پہ ہمارے ہوٹلز میں یا ریسٹورنٹس کے اندر جو ہے نا اس طرح سے نہیں ہے. وہ جو گوشت دیا جا رہا ہے وہ مٹن یا بیف ہی ہوتا ہے، وہ ایکسپورٹ ہو رہا تھا. ایک چیز یہ. اب دوسری چیز یہ ہے کہ گدھے کا گوشت تقریباً جو ہے وہ 4 گنا 5 گنا مہنگا ہے نہ جو آپ کا بیف ہے اس سے تقریباً یہ 5 گنا مہنگا ہے. کس طریقے سے آپ ایک عام سا گدھا لینے جاتے ہیں تو 5 لاکھ سے کم قیمت میں وہ نہیں ملتا. ایک گدھا 5 لاکھ کا ہے؟ 5 لاکھ کا ایک گدھا ہے. جبکہ آپ کو جو بیف ہے یعنی کہ بچڑا ہے یا کٹا ہے یہ تقریباً آپ کو لاکھ سے 1.25 لاکھ میں مل جاتا ہے. لاکھ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ میں آپ کو مناسب جانور مل جاتا ہے. تو جتنا گوشت فار ایگزامپل کہ 1000 روپے کلو گرام جو ہے اس کا جو ہے نا بیف آپ کو اگر مل رہا ہے، تو
5,000 रुपये पर केजी जो है वो आपको गधे का गोश्त देना पड़ेगा। अब अफोर्डेबिलिटी एक नहीं है, और दूसरा ये है कि जब अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है, लोग तो सस्ती चीज़ की तरफ प्रेफर करेंगे ना, कि बहुत से लोग जो है वो मटन नहीं खाते, बीफ खाते हैं, कि बीफ जो है वो सस्ता है। 5,000 किलोग्राम का तो गोश्त कोई नहीं खा सकता, 5,000 रुपये पर केजी जो है वो कोई भी अफोर्ड नहीं करेगा। मुझे बताइएगा कि गधे की गोश्त देखने में उसकी अलामात कैसी हैं, देखने में कैसा होता है, क्योंकि जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो गोश्त ले रहे हैं वो ठीक है नहीं है। वैसे तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन इन केस कोई आ जाता है, एक्सपायर्ड गोश्त आ जाता है, कहीं पड़ा होता है, तो उनको ये तो पता होना चाहिए ना कि ये गोश्त कैसे दिखता है। देखिए, गधे के गोश्त जो है उसकी पहचान ये है कि ये, इसको हम कहते हैं डार्क रेड होता है, डार्क रेड है। और जबकि मटन या बीफ जो होता है ये चेरी रेड होता है, यानी कि उससे लाइट कलर का होता है। पकने के बाद मटन या बीफ जो होता है ये टेंडर होता है, जो गधे का गोश्त है वो सख्त हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा जब भी आप गोश्त लेने जाए, मैं चंद एक चीज़ें जो है वो बताना चाहूँगा कि एक तो आप देखें कि वहाँ पे स्मेल जो है, जो गोश्त की, नॉर्मल गोश्त की स्मेल, ताज़ा गोश्त की स्मेल है उस तरह की होनी चाहिए। फाउल स्मेल जो है वो नहीं होनी चाहिए, एक चीज़। दूसरा ये है कि जो मटन या बीफ है उसको, जो चेरी रेड है ना, यानी कि डार्क रेड से थोड़ा सा लाइट वो रेड होता है, वो होना चाहिए। अगर वो ग्रीनिश हुआ है या उसकी ब्लैकिश हुआ है या कहीं पे उसके नीले जो है ना वो आपको निशानात नज़र आ रहे हैं, तो इस तरह का गोश्त जो है वो आप नहीं लें। इसी तरह से अगर आप चिकन ख़रीदने जाते हैं, चिकन मीट ख़रीदने जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप अपने सामने उसको ज़िब्हा करवाएं। 1.5 kg से ज़्यादा जो है उस चिकन बर्ड की जो है ना वो वज़न होना चाहिए। 1.5 से लेकर वो 2 भी हो सकता है, 2.25 हो सकता है। आप खुद देख सकते हैं कि उसकी आंखों से पानी वगैरह तो नहीं बह रहा, उसके जिस्म के ऊपर किसी बीमारी के निशान वगैरह तो नहीं है, उसकी टांगें तो टेढ़ी नहीं हैं। ये आप अपने सामने देखें, उसके बाद उसको अपने सामने ज़िब्हा करवाएं। जब अपने सामने उस गोश्त उसको जो है वो बर्ड को ज़िब्हा करवाएंगे तो उसका जो कलर गोश्त का होगा वो लाइट पिंक होगा, लाइट पिंक, थोड़ा सा ये होगा तो लाइट पिंक होगा। लाइट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आसिम साहब के जो मीट पड़ा होता है बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर, सारा कुछ साफ सुथरा करके उन्होंने डिश आउट किया होता है, पैक किया होता है कि बस आप आएँ और ले जाएं, तो उस मीट के ऊपर आप क्या कहते हैं? वो मीट कैसे चेक किया जा सकता है? कोई एक्सपायर्ड तो नहीं है? क्योंकि वो तो रेफ्रिजरेटर से पड़ा होता है, हमें तो लग रहा होता है फ्रेश। देखिए, उसमें 2 चीज़ें हैं। हमेशा से जब भी कोई भी चीज़ आप लेने जाएं तो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी फूड प्रोडक्ट है, इवन कोई भी प्रोडक्ट है, तो आप उसकी एक्सपायरी डेट को नंबर 1 चेक कीजिए। दूसरे नंबर पे ये गोश्त जो है इसको चिल्ड होना चाहिए, कि वो क्या उसके अंदर टेम्परेचर जो मेंटेन किया गया था वो भी आपको देखना चाहिए। उसके अलावा आप ये भी ज़रूर देखें, उसको स्मेल भी करें। जब आप उसको परचेज़ कर रहे हैं तो उसको स्मेल करें। अगर उसकी स्मेल जो है वो बैड स्मेल या फाउल स्मेल आ रही है तो आप उसको नहीं लें। तो आप उसको पंजाब फूड अथॉरिटी 1223 जो हमारी टोल फ्री नंबर है उस पर भी इतला कर सकते हैं कि इस तरह से इस मार्ट में हमने इस तरह का जो है वो गोश्त देखा है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं कि अगर आप, और फिर आप जो है ना मुख्तलिफ जो मशहूर ब्रांड्स हैं उन्होंने अपना टेम्परेचर मेंटेन किया होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लाइट के जाने की वजह से उन फ्रीजर्स का टेम्परेचर जो है वो मतलब वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से कोई इशू हो सकता है, स्मेल आ जाती है, ख़राब हो जाता है। ये सीज़न भी ऐसा ही है। सर, अभी हम मज़ीद इसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे और आपसे सवाल मेरे बहुत ज़्यादा हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम लोग वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे अनहाइजेनिक मीट के ऊपर और अब हम बात करेंगे जो दूध है और कितना जो दूध है वो कहते हैं ना कि वेस्ट होता है, कितना दूध जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो होता है वो ख़राब हो जाता है और सूरत ये होती है कि उसको सिर्फ फेंका जा सकता है या उसको भी कंज्यूम किया जाता है। तो हम बात करेंगे पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल हमारे साथ आज मौजूद हैं आसिम मजीद साहब। आसिम साहब, मुझे ये बताइएगा कि हम थोड़ी सी अगर दूध के ऊपर बात करें, हमने देखा है कि दूध जो है कितना ज़्यादा दूध जो है वेस्ट हो रहा होता है, लोग फेंक भी रहे होते हैं और अक्सर दूध ख़राब भी बिक रहा होता है। तो उसके ऊपर आप लोगों की क्या लेजिस्लेशन है, कैसे आप पकड़ते हैं, क्या कार्रवाइयाँ आपने की हैं पिछले दिनों में?
देखिए मैडम, पिछले पूरे साल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने तकरीबन 380 मिलियन लीटर से ज़्यादा दूध जो है वो चेक किया पूरे पंजाब में। 380 मिलियन यानी कि 38 करोड़ लीटर से ज़्यादा हमने दूध जो है पूरे पंजाब में पिछले फाइनेंशियल ईयर में चेक किया। उसमें जो 430 हमारी FIRs हैं कि जो दूध में मिलावट करने वाले लोग थे, 430 FIRs पूरे साल में। और उसके अलावा हमने दूध में किस चीज़ों की मिलावट की जाती है? मैडम नॉर्मली जो दूध तैयार किया जाता है जिसको हम जाली दूध कहते हैं, उसमें स्किम मिल्क को ऐड किया जाता है, खुश्क दूध को, उसके साथ ऑयल या घी जो सस्ता वाला होता है वो उसमें ऐड कर दिया जाता है ताकि उसकी फ़ैट कंटेंट को पूरा किया जाए। उसके अंदर समटाइम्स थोड़ी सी शुगर ऐड कर देते हैं, समटाइम्स उसकी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड उसमें ऐड कर देते हैं ताकि वो कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व हो सके। तो इस तरीके से करके वो दूध जो है वो सिंथेटिकली बनाया जाता है। और हमने तकरीबन 16 लाख किलोग्राम के 16 लाख लीटर्स के करीब जो है दूध उसको तलफ़ किया पूरे पंजाब में, और 430 जो है वो FIRs की। अगर हम इसका कंपैरिजन पिछले सालों से करते हैं तो पिछले सालों की निस्बत हमने मिल्क की इंस्पेक्शंस जो हैं वो पहले से 3 टाइम्स ज़्यादा की, और अपनी जो एनफोर्समेंट है उसको सख्त किया, अपने नाकाजात ज़्यादा किए, शाम को भी सुबह के भी, कि 3 टाइम्स हमारी इंस्पेक्शन ज़्यादा हुई। उसकी वजह से क्या हुआ कि 4 टाइम्स दूध की जो अडल्ट्रेशन है वो कम हुई। हमने सख्ती बहुत की है, 430 FIRs पूरे साल में। मुझे ये बताएगा कि कैसे पता लग सकता है एक कॉमनर को कि ये जो दूध है ये मिलावट ज़्यादा तो नहीं है या ये खालिस है? क्या इसका एक होता है, एलिमेंट्स होते हैं? देखिए इसमें 2 चीज़ें, एक तो ये है कि एट द फेस ऑफ इट अभी इंशाल्लाह हम एक किट जो है वो बना चुके हैं, उसको हम PCSIR से अप्रूवल के वो मराहिल में है, तो हम वो एक सस्ती किट जो है वो तमाम शहरियों को मुयस्सर आएगी कि उससे भी वो चेक कर सकेंगे ये दूध में कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है। दूसरा ये होता है कि दूध की भी स्मेल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दूध है या इसके अंदर किसी चीज़ की मिलावट जो है वो की गई है। और इसके अलावा तीसरी चीज़ इसमें ये होता है कि जब आप दूध को बॉयल करते हैं, अगर वो किसी मतलब सिंथेटिक तरीके से या जाली तरीके से बना हुआ दूध है तो उसके बर्तन के पैंदे में कुछ जो है ना वो उसकी वाक़ियात खुश्क दूध टाइप की जो है ना वो बच जाती हैं। तो ये चंद एक चीज़ें जिनसे आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है फ्री मिल्क टेस्टिंग जो है पंजाब फूड अथॉरिटी ने ये एक मेकनिज़म बनाया हुआ है। आप हमारे ऑफिस से आके दूध को चेक करवा सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। वो आपको हम 30 to 40 सेकेंड्स के अंदर चेक करके दे सकते हैं कि ये दूध जो है वो इसमें किसी चीज़ की मिलावट है या नहीं। तो ये चंद एक ऐसे टूल हैं जिनसे आप चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल आसिम जावेद साहब, जिनका ये कहना था कि जो सारिफ़ हैं उनको पता होना चाहिए कि जो गोश्त ख़रीद रहे हैं उसकी एलिमेंट्स कैसे हैं, उसकी शेप शक्ल कैसी है, और इसके अलावा दूध में मिलावट का भी उन्होंने तरीका बताया कि किस तरह पता लग सकता है कि दूध में मिलावट है या दूध जो है वो खालिस है। तो व्यूअर्स, ये आप लोगों का काम है कि आप लोगों के उन्हें नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों को, कहते हैं ना कि कर्व करने की, कि कैसे मिलावट शुदा जो दूध है अपने घर में आपने दूर रखना है और घरों में बच्चों को नहीं पिलाना। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर हम वेलकम कह रहे हैं और हम बात करें थोड़ी सी हेल्थ के हवाले से। हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां बीमारी के इलाज का तस्वर तब्दील हो रहा है, जहां सेहत की देखभाल सिर्फ अस्पताल और क्लिनिक्स तक महदूद नहीं बल्कि मोबाइल ऐप्स का और क्लाउड डाटा, AI डैशबोर्ड्स तक फैल जा चुकी है। पहले और हम पिछले अगर हफ्ते में बात करते हैं तो डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स की हमने बात की थी। डिजिटल रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो कितने अहम होते हैं और कहते हैं ना कि कैसे वो लोगों को आगे बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। मगर आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम में एक ऐसा इनकलाब बर्पा हो रहा है जो कि ना सिर्फ शहरियों की ज़िंदगी को आसान बना रहा है बल्कि पूरे मुल्क में एक डिफरेंट निज़ाम जो है वो मुतारिफ करवाएगा। तो हम बात करेंगे हेल्थ प्लेटफॉर्म्स की, जिसे मुतारिफ करवाया है फिटवेल हब ने, जो कि ना सिर्फ एक टेक्नोलॉजी कंपनी है बल्कि सेहत की फराहमी के जदीद मॉडल्स पर काम करने वाला इदारा भी है। और आज हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन फिटवेल हब मोहम्मद सलीम, वो विजनरी जिन्होंने पाकिस्तान में वन नेशन वन रिकॉर्ड का तस्वर हकीकत में बदला। ये इंटरव्यू उस शख्स ने तब किया जब टेक्नोलॉजी या अवामी खिदमत में दिलचस्पी रखते थे। तो उनसे हम जानते हैं कि हेल्थ ऐप जो है या हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो कितना ज़रूरी है आफ्टर डिजिटल ऐप। तो मैं आपको सर वेलकम कहती हूँ शो में। थैंक यू वेरी मच।
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच अगेन, आपने आज काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म दिया पाकिस्तान के लिए, तो ये पाकिस्तान आई एम श्योर विल थैंक यू। देखिए आपके पास जब हेल्थ रिकॉर्ड होते हैं, आपके पास इतने सारे फोल्डर्स होते हैं, इतनी सारी इसमें इन्फॉर्मेशन होती है, वो इन्फॉर्मेशन फजूल की होती है जब तक उसको काम पे ना लगाए। तो उसको काम पे लगाने के लिए उसको कहीं जगह होनी चाहिए जहाँ हिफाजत भी हो सकती है, उसका ट्रैक भी हो सकता है और उसका ध्यान भी रख सकते हैं। तो उसके लिए हमने हेल्थ प्लेटफॉर्म बनाया। ये शुरू हुआ था कनाडा में, उसको हमने पाकिस्तान में बदल दिया। तो इसमें इसका क्या मतलब है कि आपका जो रिकॉर्ड है सिर्फ एक जगह टिका हुआ नहीं है, उसके ऊपर ध्यान भी रखा जा रहा है। जब उसके ऊपर ध्यान रखा जा रहा होता है तो इसका मतलब है आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए कि जो आपकी जो आम बीमारी है उसके ऊपर कोई ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ध्यान आ रहा है। और इसके अंदर ट्रैफिक लाइट सिस्टम होता है, जैसे रेड होता था इसका मतलब कि कुछ ना कुछ खराबी है, येलो होता है तो इसका मतलब आप इसका ध्यान रखें, ग्रीन होता है सब कुछ ठीक है। तो इसमें आपको पता हो जाता है आपके जो हेल्थ है वो किस तरीके से हो रहा है। तो यानी आपका हेल्थ रिकॉर्ड आपके लिए काम कर रहा है। मोहम्मद सलीम ये बताएगा कि हेल्थ रिकॉर्ड जो होगा वो हेल्थ ऐप पे अवेलेबल होगा या जो डिजिटल रिकॉर्ड है उस पे अवेलेबल होगा, जो कि आपने पहले मुतारिफ करवाया था? ये दोनों चीज़ें एक ही है, रिकॉर्ड एक ही जगह है, वो होता है क्लाउड के अंदर। वो क्लाउड के अंदर आपके फ़ोन पे भी है, कंप्यूटर पे भी है, और फिर आप जहाँ मर्जी जाएँ और जिधर भी जाएँ आपका रिकॉर्ड आपके साथ जाता है, आपको फोल्डर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि आप कभी कभार अपना फोल्डर भूल जाते हैं, कोई चीज़ उसके अंदर है नहीं, और किसी डॉक्टर से बात की, किसी हॉस्पिटल में गए, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये चीज़ काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको करने के लिए हमने अपना जो हेल्थ प्लेटफॉर्म बनाया है, इसको हमने फ्रीली अवेलेबल कर दिया जो भी इंडस्ट्री के अंदर हैं, फार्मासिस्ट हैं, क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल हैं, ताकि वो रिकॉर्ड के लिए आसानी से they can locate the records very quickly. ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि वन नेशन वन रिकॉर्ड, इसके पीछे क्रक्स क्या था, थॉट क्या था, प्रोसेस क्या था, और अब कहाँ तक आप पहुँच गए हैं? Okay, तो इसमें सीधी सादी बात थी कि मैं जो एक बंदा हूँ, मेरा रिकॉर्ड जहाँ मर्जी मैं पाकिस्तान के अंदर जाऊँ, जिस मर्जी के साथ मैं बात करूँ, whether it's private or public, हमारा रिकॉर्ड वहाँ होना चाहिए, ताकि वो डॉक्टर जो भी हमारे से बात कर रहा है उसके पास पूरी तस्वीर हो हमारी कि हमारे क्या वैक्सीनेशन है, क्या दवाइयाँ हैं, क्या टेस्ट हुए हैं, ताकि जो ज़ाया हो रहा था वो ज़ाया ना हो। पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क नहीं है कि हम दवाइयों पे ज़ाया करें, टेस्टों पे ज़ाया करें जो होने नहीं चाहिए। और ये पैसे की सिर्फ बात नहीं है, कितनी दफ़ा गलती हो सकती है कि किसी ने गलत रिकॉर्ड जो है मिस कर दी, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था। अच्छा बताएं कि इतने बड़े पैमाने पर अस्पताल जो हैं, जो फार्मेसीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनी को इस निज़ाम में कैसे आप लोग जोड़ रहे हैं? अच्छा, इसमें हमारे पास स्ट्रैटेजी थी कि हम 3 लेवल पे काम कर रहे हैं। एक था पहले फिजिकल, आप फिजिकल को इग्नोर नहीं कर सकते। फिजिकल पे आप जाते हैं तो फार्मेसी पे जाते हैं, क्लिनिक के पास जाते हैं, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। तो दूसरा लेवल है डिजिटल, इसका ये जो हेल्थ प्लेटफॉर्म ने कहा, और तीसरा है AI। तो हम इन तीनों चीज़ों को हमने मिला दिया। तो इस तीनों चीज़ों को मिलाने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा था जिसमें लोग खुशी से आते हैं। जब लोग खुशी से सिर्फ आते हैं, जब उनके पास कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, अगर खर्चा करना पड़ता शायद खुशी से ना आए। तो हमने इतना आसान कर दिया हेल्थ बिजनेसेस के लिए कि आप हमारे साथ जुड़ें और ये इस चीज़ को ठीक करें। तो हमने ये कर दिया, अगर छोटा क्लिनिक है गिलगित में और बड़ा हॉस्पिटल कराची में, दोनों के लिए एक ही चीज़ है, वो एक ही रिकॉर्ड हर जगह पहुंच सकता है। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा कि इसमें सरकारी इदारे या कोई रेगुलेटरी जो है बॉडी की शमूलियत भी है? देखेंगे गवर्नमेंट यहाँ के गवर्नमेंट आजकल काफ़ी अच्छा काम कर रही है और अपनी हेल्थ सेक्टर पे तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत काम कर रहे हैं, और वो पब्लिक प्राइवेट भी कर रहे हैं, प्राइवेट भी कर रहे हैं। तो मगर ये जो काम है, इतना बड़ा काम है, 250 मिलियन पीपल, इतना बड़ा मुल्क है, तो ये इतना आसानी से नहीं होएगा। तो जितना भी गवर्नमेंट कर रही है, जितने हम प्राइवेट भी कर रहे हैं, ये सारे मिलजुल के ही होएगा। तो वो कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा मुझे बताइएगा कि कोई ऐसा केस आप शेयर करना चाह रहे हो जिससे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कोई जो मरीज़ है वो बेहतर हो रहा है, या उसकी जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो रही हैं, या वो कंसल्टेशन पहले पाकिस्तान में करता था वो लंदन कर रहा है, या पहले लंदन में था पाकिस्तान में कंसल्टेशन कर रहा है? देखिए पाकिस्तान में डायबिटीज़ इज़ अ बिग प्रॉब्लम, डायबिटीज़ काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, और इसमें आपका शुगर मॉनिटर करना, टेस्ट करना, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, A1 H1 का टेस्ट कहते हैं कि आपका बार बार करके लेकर आओ।
तो मगर कितने जो प्रिंट प्रिक टेस्ट होते हैं वो उसका रिकॉर्ड आपने ले लिया, अपने हेल्थ प्लेटफॉर्म के अंदर डाल दिया और वो फिर ट्रैक हो रहा है। जैसे जैसे ये ट्रैक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। ये हम इंतज़ार नहीं कर रहे कि चीज़ ख़राब हो जाए ज़्यादा, हम ट्रैक कर रहे हैं कि ये इस वक्त ठीक है, ये इस वक्त ध्यान होना चाहिए। तो इस तरीके से डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत बड़ा फ़र्क आता है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं उसको भी हम ट्रैक कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, अब आप बच्चे हैं, कौन से इन्होंने इंजेक्शन वैक्सीनेशन कौन से ली हुई है, कौन से नहीं ली हुई है, तो ये सब चीज़ें जब आप ट्रैक कर रहे होते हैं और छोटी उम्र से जब ट्रैक कर रहे होते हैं, ये काफ़ी बड़ा फ़र्क आता है। तो इन 3 चीज़ों में काफ़ी बड़ा फ़र्क ऑलरेडी आ गया। डिजिटलाइज अगर आप कर देंगे, अच्छा आपने प्रिवेंटिव केयर के बारे में बताया बार बार, तो जो प्रिवेंटिव केयर है ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में इसकी सोच जो है वो आम हो रही है? इस वक्त नहीं है। देखिए पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट प्राइमरी केयर का है ही नहीं, तो हमने फोकस किया प्राइमरी केयर। प्राइमरी केयर का मतलब है कि आप पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ ए डॉक्टर, और फिर वो डॉक्टर सिर्फ आपकी बीमारी को नहीं देखता, आपकी बीमारी को प्रिवेंशन की तरफ देखता है। आपका खाना पीना, आपकी रिहाइश, आपकी सोच, आपकी एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो जब आप हेल्थ प्लेटफॉर्म के अंदर होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। उसके अंदर हमने AI भी डाला हुआ है, तो AI आपका खाना पीना भी ट्रैक करता है और आपको सजेस्ट भी कर सकता है कि क्या आपके साथ होना चाहिए। अच्छा मोहम्मद सलीम साहब, जो लोग घबराते हैं रजिस्ट्रेशन कराने से, वो उनको ऑनलाइन का इतना तरीका नहीं आता, इतने इक्विप नहीं है, वो कैसे रजिस्टर हो सकते हैं? राइट, इसमें देखें पाकिस्तान इज़ गोइंग डिजिटल। आप जहाँ मर्जी जाएं, हर चीज़ डिजिटल हो रही है। तो आज आप शायद ना करें मगर कल आपको करना पड़ेगा। तो इस डिजिटल में हमारे पास अपनी टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह बैंक अल्फला की भी टीम है। हमने जो हेल्थ कार्ड बनाया वो बैंक अल्फला के प्लेटफॉर्म पे बनाया, एंड उनके पास कोई 22 ऑफिस उन्होंने खोले पूरे पाकिस्तान के अंदर। हमारे अपने ऑफिस हैं हर मेजर शहर में। तो हमारी सारी टीम आपको मदद करेगी। हमने आपको देखना है कि आप कौन हैं, शनाख्ती कार्ड से हमें पता चलता है आप कौन है, और आपके जो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हमने उसको अंदर डाल दिया। अब आप तैयार हो गए कि हमारा हेल्थ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के लिए। ये 5-10 मिनट की बात होती है और फिर आप तैयार हो सकते हैं। आपकी हिस्ट्री सारी जॉट डाउन हो जाती है। आपको हिस्ट्री हमें देनी पड़ती है, तो फिर हम हिस्ट्री वो अपलोड कर देते हैं। तो AI इसमें कैसे आपकी हेल्प करता है? हम AI को इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर के लिए आसानी के लिए, इसलिए वो डॉक्टर आपके रिकॉर्ड पूरा पढ़ नहीं सकता, मगर वो AI आपका मेडिकल रिकॉर्ड पढ़ सकता है और वो रिपोर्ट भी बना सकता है। जब वो रिपोर्ट बनाता है वो डॉक्टर के लिए आसान हो गया। और AI आपको भी मदद करता है कि अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत, इमरजेंसी है नहीं इमरजेंसी, ये चीज़ें हमारी AI आपकी भी मदद करता है, बता सकता है। अच्छा मुझे बताएगा कि हेल्थ प्लेटफॉर्म में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपने इंट्रोड्यूस कराए हैं? मैं समझा नहीं। कौन कौन से और कैरेक्टरिस्टिक्स आपने शामिल किए हैं? हेल्थ अगर हम बात करें, इस प्लेटफॉर्म की बात करें, तो उसमें किन किन बीमारियों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इट्स प्राइमरी केयर। तो प्राइमरी केयर में ये है जो नज़ला बुखार से लेके जहाँ से भी कहीं ना कहीं सीरियस होता है हम फिर उसको रेफ़र करते हैं। तो ये चीज़ मज़े की है हेल्थ प्लेटफॉर्म के कि हमारे पास पूरा सिस्टम है कि इसको ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, ये नॉर्मल है, वैक्सीनेशन जिसकी कौन कौन सी लगी हुई हैं, और इसके अलावा कोई इसको वुंड्स तो नहीं आए या कुछ और, इसके अलावा क्या है, डेंटल भी है इसमें कवर? जी हम करते हैं, मगर those are referrals। ठीक है। प्राइमरी केयर में है ये जो आम चीज़ें हैं, उसके बाद आ जाती हैं रेफरल्स। तो हमारे सिस्टम के अंदर और हमारे नेटवर्क के अंदर डेंटिस्ट भी हैं, ऑप्टिशियंस भी हैं, हार्ट्स वाले भी हैं, डायबिटीज़ वाले, ये सब स्पेशलिस्ट भी आते हैं। तो जिसके पास आपको दोबारा नहीं बताना पड़ता कि मेरा ये हुआ, मेरा वो है, ये मेरा कितनी बार ऑपरेशंस हुए में या कुछ नहीं बताना पड़ता। उनके पास आपका पूरा रिकॉर्ड है और फिर उसी रिकॉर्ड के हिसाब से वो आपके साथ करेंगे। उनका भी टाइम बचता है, आपका भी टाइम बचता है, और सबसे ज़्यादा गलतियाँ बचती हैं। ठीक है। अच्छा मुझे लगेगा ये क्या प्लेटफॉर्म जो है कौमी सतह पर जो है इस्तेमाल होगा, या इसको कोई एक्सपोर्ट विजन इसका होगा, कोई स्पेशल एक विजनाइज्ड होगा कि ये बिल्कुल कहते हैं कि नेशनल So really we know if we sort it in Pakistan then there are many countries like Pakistan। हमने देखा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क बहुत सारे हैं, और अगर पाकिस्तान में ये चल गया, इंशाल्लाह ये चलेगा, तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्क को हमने करना है। हाइब्रिड मॉडल बनाएंगे। Absolutely, hybrid is the answer।
पूरी दुनिया में हाइब्रिड आप समझ आ गए कि टेलीमेडिसिन सिर्फ नहीं है, फिजिकल सिर्फ नहीं है, इट्स गॉट टू बी हाइब्रिड मॉडल। मोहम्मद सलीम, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ऐसे इफ वी टॉक अबाउट अफ्रीका कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो पाकिस्तान के बाद आप ये विजन कहाँ लेके जाएंगे? हम ऑलरेडी देख रहे हैं सेंट्रल यूरोप, सॉरी सेंट्रल एशिया, ये जैसे ताजिकिस्तान, खाजिस्तान ऐसी जगह पे हम देख रहे हैं, बांग्लादेश में, ओमान में हमने थोड़ा बहुत ऑलरेडी शुरू कर दिया। हमने वेस्ट में नहीं जाना हमने जाना है इधर ही साउथ में जाना है, और जहाँ हमारे ख्याल से हम ज़्यादा फ़र्क करेंगे। वेस्ट से हमने सीखा है मगर अप्लाई करेंगे हम इधर। ठीक है। अच्छा, आपके नेटवर्क में डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर, सर्जन सब मौजूद हैं? जी हाँ, सब मौजूद हैं। हमारे सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं वो हैं जनरल प्रैक्टिशनर्स, जिनको आप कहते हैं फैमिली डॉक्टर्स। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हैं। फिर हमारे पास सेकंड लेयर आते हैं हमारे स्पेशलिस्ट, ये जो आपके कंसल्टेंट्स आप कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हमारे कंसल्टेंट्स आते हैं जो हॉस्पिटल। टाइम इज वेरी लेस। एनी मैसेज टू द एंटायर नेशन अबाउट डिजिटलाइज, यू नो? आई थिंक जो भी, अगर आप हेल्थ में हैं, किसी तरीके से भी आप हेल्थ में हैं, आप हमारे साथ रब्ता करें और हम आपके साथ ढूंढते हैं रास्ता किस तरीके से आपके साथ काम कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, और ख़ास तौर पे इस दौरान सब इस पर काम कर रहे हैं। जितना हम मिल के काम कर सकेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होएगा। इस तौर पर इंदस ने एक सेमिनार कर रहा है 12 और 13 सितंबर को, उसमें आप प्लीज़ आएँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन फिटवेल हब मोहम्मद सलीम, वो विजनरी कहते हैं ना कि पर्सन बिहाइंड दिस इंटायर थिंग, कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को डिजिटलाइज रिकॉर्ड्स बनवाने चाहिए, ना सिर्फ डिजिटलाइज रिकॉर्ड्स बनवाने चाहिए हेल्थ के हवाले से, बल्कि अब उनको हेल्थ प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आना चाहिए। तो ये सब जो है FOC है, आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर या नंबर्स पर जाकर, और अपना कहते हैं ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपना हेल्थ ऐप को अपडेट करवा सकते हैं, जो कि पुराने ज़माने में सिर्फ खातों की सूरत में होता था। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप लोग हमारे साथ रहें। नियो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं सियासत के हवाले से। और व्यूअर्स, बानी PTI की कैद को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 15 अगस्त 2023 को उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, लेकिन अब उनकी कैद की सूरत हाल एक बार फिर बहस का मरकज़ बन चुकी है। हालिया दिनों में वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी विरसा सकाफ़त हुज़ैफ़ा रहमान का कहते हैं कि सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ नज़र आ रहा है, और उनका कहना था कि बरतानिया ने 4 मरतबा इमरान खान की रिहाई के लिए डील कराने की कोशिश की, जिसमें मुबैना तौर पर अली अमीन गंडापुर भी शामिल रहे, और गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। उनके मुताबिक मगरबी ममालिक के दबाव पर हुकूमत ने इमरान खान की किसी खलीजी ममालिक मुंतकिल करने की पेशकश भी की, मगर इस बयान के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाज़े किया है कि इमरान खान ने कभी मुल्क छोड़ने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की, ना ऐसा सोचा है। उनके मुताबिक इमरान खान हर हाल में पाकिस्तान में ही रहने के अज़म पर कायम है। ये तज़ाद बावज़ाहत अब कई सवालात को जन्म दे रहा है। क्या ये बयानिया महज सियासी चालें हैं, या फिर वाकई कोई बड़ी पेशरफ जो है वो हो रही है? क्या इमरान खान पर मुल्क छोड़ने के लिए कोई बड़ा दबाव है? अगर ये है तो इसके पीछे दाखिली मजबूरी या खारजी कुव्वतें, आज इन्हीं पहलू पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार उस्मान भट्टी, हमारे स्टूडियोज़ में आज आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिना, क्या हाल? आप ठीक हैं? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं उस्मान साहब? अच्छा उस्मान साहब, ये मुझे बताइएगा कि बरतानिया की मुबैना डील कराने की जो कोशिश थी, आप किस तनाज़र में देखते हैं? ये सफारती मुदाखलत थी या कि सियासी मुफाहमत थी? देखिए, बात सुने, नो डाउट हर मुल्क जो है वो अपने सफारती ताल्लुकात दूसरे मुल्कों से रखता है। बात यह है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी मामला पेश आया, जो 9 मई का वाक़या है, ये किसी भी आज से पहले सियासी जमात ने नहीं किया। बहुत सी सियासी कायदीन को सज़ाएँ हुई, पीपल्स पार्टी के कायदीन को सज़ाएँ हुई, नून लीग के कायदीन को सज़ाएँ हुई, मगर किसी सियासी जमात के रहनुमा ने अपने कारकुन को ये नहीं कहा कि फ़ौजी तनसीबात पर जाकर हमला कर दो। ये मुल्की तारीख़ में पहली दफ़ा इमरान खान के बयानिए ने उनके कारकुनान को जो है वो वर्गलाया और 9 मई का वाक़या पेश आया। बात यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत जो स्पेशली फ़ौज है, वो ये फैसला कर चुकी है कि किसी तरह की डील इमरान खान के साथ नहीं होगी। देखिए, DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरमला इस बात का इजहार किया कि इमरान खान साहब कहते हैं कि वो फ़ौज से मुज़ाकरा चाहते हैं, मगर फ़ौज कहती है कि आप सियासी जमात से जाके जो है वो मुज़ाकरत करें। अगर ये बात आपने जो कही कि डील की बात है, अगर ये डील वाली बात होती तो क्या अभी जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस, पहले तो कारकुनान गिरफ्तार हुए थे ना, अभी कुछ रोज़ कबल
PTI के सेनेटर्स, PTI की MNAs, PTI की MPs, उनको सजाएं हुई हैं 10 साल की। तो आप मुझे बताएं कि कहाँ डील का तासुर है। अगर डील की बात हो रही होती तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सजाएं अदालत से होती, क्योंकि फौज के दिल में ज़रा सा भी नरम गोशा इस बारे में इसलिए नहीं है। अगर इमरान खान साहब की इमाम पर उनके कारकुनान ने ये किया, इमरान खान साहब तो एक सियासी जमात है ना, देखें इस मुल्क में ऐसे भी जत्थे मौजूद हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इमरान खान साहब को रिलीफ मिला तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ माह बाद आप देखेंगी कि जत्थे जो है वो तनसीबात पर हमला करेंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये इसलिए रियासत ने ये फैसला कर लिया है कि हमने कोई डील नहीं करनी। इमरान खान साहब नो डाउट भीख मांग रहे हैं। वो किस तरह भीख मांग रहे हैं आप देखें कि आज जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बहुत बड़ा एड छपा है जिसकी लाखों डॉलर मालियत है। जिस एड की न्यूयॉर्क टाइम्स में एड छपा है, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब वो जो लाखों डॉलर उनके पाकिस्तान जो ओवरसीज वहाँ पर मौजूद हैं वो वहाँ पर लगा रहे हैं। इमरान खान साहब उनको कहें भाई ये पैसा जो है KPK में भेजें। इमरान खान साहब कहते हैं मेरा सूबा गरीब है, अली अमीन गंडापुर के सूबे में सबसे ज़्यादा करप्शन है, सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। इमरान खान साहब वो तो कभी पूछते नहीं है। इमरान खान साहब ये पूछते हैं कि अडयाला जेल में मैं बैठा हूँ, ये शिकायत सेल है, यहाँ पर आके मुझसे शिकायत करें। वहाँ पर कोई बैरिस्टर गोहर के खिलाफ शिकायत कर रहा है, वहाँ पर कोई अलीमा खान के खिलाफ शिकायत कर रहा है, वहां पे कोई अली मीन गंडापुर के खिलाफ शिकायत कर रहा है। काश इमरान खान साहब ये पूछें यार गंडापुर साहब आपने सूबे में क्या बेहतरी की है। लेकिन आप तो बात करें ना कि हुज़ैफा रहमान की बात करें, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनका जो डेजिग्नेशन है वो जिस जगह बैठे हुए हैं, उनकी बात क्यों नहीं कर रहे आप? देखें हुज़ैफा रहमान साहब नो डाउट वज़ीर मुमलिकत बलाए कौमी विरसा सकाफत है। अब उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही है मेरे पास तो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इमरान खान साहब को कोई डील की ऑफर की गई है। अगर ऐसी बात होती तो जाहिर है हुकूमत में और भी वज़रा मौजूद हैं, कोई अहम वज़ीर आके देखें, जैसे कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं अताउल्लाह तारड़, वो जो बात करते हैं जाहिर है उस बात को पीछे एक पूरी सपोर्ट होती है। अब हुज़ैफा रहमान साहब ने कोई बात कही है तो मैं इसलिए कंफर्मेशन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है। ये अब हुज़ैफा रहमान साहब भी बेहतर और बता सकेंगे कि किस तरह कब जो है कौन सी रिकॉर्डिंग्स हैं। मेरे पास ऐसी इतला नहीं है। मेरे पास ये इतला ज़रूर मौजूद है कि इमरान खान साहब को कोई भी रियासत जो है वो डील करने को तैयार नहीं है। रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, अगर वाकई ये रिकॉर्डिंग्स मौजूद है तो उनके सामने आना होगा। और दूसरी बात, ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है हुकूमत को, अपोजिशन को? देखें बात यह है कि अपोजिशन का तो नुकसान उन्होंने अपना खुद किया हुआ है। जो उन्होंने 9 मई का वाक़या किया, हुकूमत ने 9 मई का वाक़या नहीं किया। हुकूमत तो बस जो अदालत एक कार्रवाई कर रही है उसमें हुकूमत को कोई लेन देन नहीं है, वो तो अदलिया ने जजेस ने फैसला करना है। अलबत्ता जब कोई ऐसी चीज़ आती है एविडेंस के फलां शख्स मुलव्वस है, उसमें जो हुकूमती इदारे हैं वो उनको पकड़ धकड़ करते हैं। जाहिर है हुकूमत ने अमन तो रखना है, मगर मैं ये बताऊं कि ये सारे आज जो PTI के रहनुमाओं को सजाएं हुई वो इसीलिए है कि अगर किसी के जहन में ये है कि 5 अगस्त को वो दोबारा ऐसी कोई शरारत इंतशार फैलाएगा, उसको पता लगे कि सजा होगी। अच्छा मुझे ये बताइएगा उस्मान भट्टी साहब कि हुकूमत के पास क्या हुकूमत ने एक ऑप्शन दे दिया कि इमरान खान को कहा जा रहा है कि खलीजी ममालिक भेजने की कोई डील होगी या की जा रही है, तो क्या हुकूमत ने बाकी अपने घुटने टेक दिए हैं? देखें हुकूमत, मैं आपको जैसे पहले इस बात का अर्ज़ कर चुका हूँ मैम हिना, कि बात यह है कि हुकूमत जो है किसी भी तरह की डील की सिचुएशन में नहीं है। अगर डील की सिचुएशन में होती तो आप देखें कि अदालतों से सज़ाएं होती, तो फिर ये सज़ा ना होती तो फिर आप कह सकते थे कि कोई डील का अमल चल रहा है। अलबत्ता इमरान खान के जो बेटे हैं वो अमेरिका में जाके ये ज़रूर तरले मिनते कर रहे हैं कि मेरे बाप को छोड़ दें। बात यह है कि इमरान खान साहब के बेटों को, आप इमरान खान साहब के बेटों से पूछें कि क्या वहाँ पे लंदन में कोई अगर इंतशार फैलाए, वहां पर बदअमनी फैलाए, उनको सजा मिलती है या नहीं मिलती? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बात सही है। लेकिन ये तो बड़ी एक वाज़ेह बात की ना, एक नेशनल टेलीविजन पे बैठ के उन्होंने हुज़ैफा रहमान साहब ने बात की है कि इस तरह की बात हो रही, क्योंकि खलीजी ममालिक भेजने की बात हो रही, उनको मुंतकिल करने की बात हो रही है। तो इस बात को आप क्यों नहीं इधर प्रोपोगेट कर रहे कि ये बात ऐसे है या नहीं है? अब हुज़ैफा रहमान साहब ज़ाहिर है हुकूमती मशीर तो हैं, नो डाउट वो एक अहम पोजीशन उनकी है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, ये तो हुज़ैफा रहमान ही बेहतर बता सकेंगे कि क्या ऐसी डील हो रही है या नहीं हो रही। अलबत्ता मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब के लिए कोई भी नरम गोशा नहीं है। आपसे कह रहे कोई डील ऐसी हुई नहीं है। देखें बात सुने, आप मुझे ये बताएं कि क्या अमेरिका के रिचर्ड ग्रेनल जो कि बहुत करीब समझे जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने ट्वीट किया, उस ट्वीट का क्या असर किसी हुकूमत ने लिया पाकिस्तान की? मैं आपको बताऊं कि हुकूमत के पास ऐसा कोई भी
کسی نے انفلوئنس نہیں کیا کسی بھی سپر پاور نے کہ عمران خان صاحب کو چھوڑا جائے، کیونکہ حکومت یہ کہہ چکی ہے، ریاست کہہ چکی ہے یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، پاکستان اپنے اندرونی معاملے کو خود ہی سولو کرے گا۔ اچھا، عمران خان کے بیٹے کی جیل میں ملاقات اور ہائی کمیشن کی جو قانونی کارروائی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سفارتی دباؤ ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کے بیٹے، ان کو یہ کیوں یاد آتا ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی بھی ڈپلومیٹس آتے ہیں، جب بھی کوئی کسی ہیڈ آف اسٹیٹ آنے لگتے ہیں تو پی ٹی آئی کو احتجاج یاد آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر اس سے پہلے بھی چائنا کا ڈیلیگیشن آنا تھا، اب جو ہے شنگھائی کانفرنس پہلے ہونی تھی، اس وقت بھی پی ٹی آئی نے احتجاج اناؤنس کیا، اب ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کو شاید احتجاج اس وقت یاد آتا ہے تاکہ ملک میں جو ہے کوئی بھی سفارتی جو اگر پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں ان کو بدامنی کے ذریعے روکا جا سکے۔ اس لیے ریاست کو یہ معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے اور حکومت نے ان کے خلاف کس طرح کارروائی کرنی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کس طرح لوگ جو ہے وہ دھڑلے سے ملک میں آ کے احتجاج کرتے تھے، اب کچھ سوچتا بھی نہیں ہے احتجاج کرنے کے لیے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ بھائی کارروائی ہوگی۔ اب پی ٹی آئی کے جو کارکنان جیلوں میں قید ہیں، کسی پی ٹی آئی کے رہنما نے کبھی نہیں پوچھا کہ یار ان کا کیا حال ہے، کیا کسی کے پاس وکیل کی بھی فیسلٹی ہے کہ نہیں ہے، بس یہ کارکنوں کو کال دیتے ہیں۔ ان کی جو عمران خان صاحب کی اہلیہ کے پی کے سے نکلی، لبیک لبیک الجہاد کے نام سے نعرہ لگا کے اسلام آباد آئیں، جب پولیس نے پکڑا وہ خود علی امین گنڈا پور کے ساتھ بیٹھ کے گاڑی میں بھاگ گئیں اور کارکنوں نے پکڑے گئے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں ملک بدر ہو جاتے ہیں یا کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو اس سے پاکستان کے اندرونی سیاسی نامے پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب نیلسن منڈیلا کی باتیں کرتے ہیں کہ میں نیلسن منڈیلا ہوں، دوسری طرف ان کے بیٹے اور جو ہیں ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ ایک طرف ایڈ چھپواتے ہیں لاکھوں ڈالر کا نیو یارک ٹائمز میں، اور بیٹے ان کے جا کے لندن سے امریکہ میں جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب پھر خاموش ہو کے جیل میں بیٹھ جائیں نا۔ یہاں پر شاہد حقان عباسی بھی تھے، انہوں نے کہا کہ میں کوئی وکیل کی اپنے ساتھ ہیلپ نہیں لینی، میرا کیس جب کلیئر ہوگا ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب ایک طرف جو ہے وہ کہتے ہیں عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، دوسری طرف کہتے ہیں میں نیلسن منڈیلا ہوں، میں جیل میں قید رہوں گا۔ کاش عمران خان صاحب اپنے آپ کو ایک طرف کھڑا تو کر لیں۔ عمران خان صاحب کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ یو ٹرنز لیتے ہیں۔ بھئی آپ نے لیڈر اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ وکیلوں کی ہیلپ چاہیے، کروڑوں روپیہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ان کے وکیل جو ہیں وہ لگا چکے ہیں۔ وہ علیمہ خان کہتی ہیں میں نے پیسے دیے ہیں، علی امین گنڈا پور کہتا ہے میں نے جو ہے وہ پیسے اپنی زمینیں بیچ کے عمران خان صاحب کو وکیلوں پر لگائے ہیں، اور عمران صاحب جو ابھی مرزا افریدی سینٹرز بنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے سے کروڑوں روپیہ شبلی فراز نے جو لیا ہے وکیلوں کی فیسیں ادا کرنے کے لیے۔ عمران خان صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ 9 مئی کے واقعے ملوث ہو جیل بھگتو۔ عمران خان صاحب صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ میں جیل سے باہر نکل کے فوری طور پر جو ہے پرائم منسٹر کی سیٹ پر بیٹھ جاؤں اور ملک کو چلانے لگ پڑوں، سب کو میں اندر کر دوں اور میں اکیلا باہر رہوں ملک چلانے کے لیے، اور میرے ساتھ عثمان بزدار میری ٹیم میں آ جائے اور بشرا بی بی جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کرواتے رہے، اور عمران خان صاحب کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچویشن جو ہے اس وقت ابھی ایسی رہے گی، دیر ول بی نو ڈیل اور کچھ بھی نہیں ہوگا؟ کوئی اگر امریکن لابی کی بات کریں تو وہاں سے بھی پریشر نہیں آئے گا؟ اگر امریکہ کی طرف سے پریشر آیا ہوتا تو مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت امریکن گورنمنٹ یہ کبھی کہتی کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے کرنے ہیں؟ وہ تو پھر پاکستان سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمارے کہنے پہ عمران خان کو چھوڑا نہیں ہے، وہ تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ عمران خان صاحب کے کارکنان نے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین پر لاکھوں ڈالر لگائے، اور مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنیں گے اور آپ کے ساتھ ہی ایک اعلان کریں گے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکال دو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے کہ عمران خان کو دیکھنا ہے۔ ہاں البتہ پی ٹی آئی یہ ضرور پروپیگنڈا کرتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہماری سپورٹ پر ہے۔ امریکہ نے کبھی اس بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی، نہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کبھی کوئی ٹویٹ کی ہے، نہ ان کی طرف سے کوئی فورن آفس سے کوئی ایسا پریشر آیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ ڈیل کی سپورٹ مل رہی ہے، مگر عمران خان صاحب باہر نہیں آنا چاہتے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، عمران خان صاحب کہ ابھی جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جیل میں رہیں گے، کیونکہ اس ملک کو چلانا ہے۔ عمران خان صاحب کو اگر باہر آنا پڑ گیا، حکومت کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں تنگ کریں گے، یہ ایسے دھرنے دیں گے، احتجاج کریں گے، انتشار پھیلائیں گے، اس لیے حکومت اس چیز کی بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار عثمان بھٹی، جن کا کہنا تھا کہ ابھی تک کوئی ڈیل جو ہے واضح طور پہ نہیں ہوئی، مگر ابھی وہ حذیفہ رحمان کی سٹیٹمنٹ کو نہ کہتے ہیں کہ ایگری کریں نہ وہ ڈسکارڈ کریں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی سیاست ہے کس موڑ کس کروٹ بیٹھے گی، اور یہاں ہم لوگ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان۔
आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, शायद आपने सर्फिंग करते हुए इंसानों को देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे मुकाबले के बारे में बताऊंगी जहां सर्फिंग के तमाम असूल कुत्तों ने तोड़ दिए हैं। जी हां, बरतानिया के साहिल डोरसेट पर हाल ही में एक अनोखा मुकाबला मुनक्किद हुआ जहां हमारे वफादार साथियों ने अपनी महारत और बहादुरी का ऐसा मुजाहरा किया कि 3 नए आलमी रिकॉर्ड्स एक ही दिन में कायम कर दिए। ये दिन सिर्फ मुकाबला नहीं था, बल्कि इंसान और जानवर के दरमियान मोहब्बत, एतमाद और एक दूसरे से भरपूर और भरोसे की शानदार मिसाल थी। इस मुकाबले का सबसे बड़ा दिलचस्प मरहला ये था और दिल छू लेने वाला ये भी लम्हा था जब कुत्ते और उनके मालकान ने मिलकर एक रिकॉर्ड बनाया। एक ही वक्त में कई कुत्ते और उनके मालकान पैडल बोट पर सवार हुए और 50 मीटर का सफर मुकम्मल किया। ये मनाजर देखने वालों के लिए नाकाबिले फरामोश थे, जहां हर जोड़ा एक दूसरे के साथ हम आहंगी में आगे बढ़ रहा था। ये रिकॉर्ड उस बात का सबूत है कि जब हम अपने जानवरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तेज तरीन सर्फिंग का रिकॉर्ड कायम करना वाकई एक मुश्किल काम है, लेकिन हमारे 4 पाँव वाले दोस्तों ने भी इसे कर दिखाया। मैथ्यू जेंकिंस और उनके कुत्तों ने 50 मीटर का फासला जो है महज सिर्फ 32 सेकंड में तय कर एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। ये एक हैरानकुन कारकर्दगी थी जिसने पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। ये साबित कर दिया कि कुत्ते ना सिर्फ वफादार होते बल्कि वो बेहतरीन खिलाड़ी भी बन सकते हैं। इस रिकॉर्ड के बाद मैथ्यू उनके कुत्तों को कहते हैं कि बैंग्रे और कोहली के साथ मुश्तरका फतह करार दिया गया। तीसरा शायद सबसे ज़्यादा दिलकश रिकॉर्ड एक ही पैडल बोट पर सबसे ज़्यादा कुत्तों की सर्फिंग करने का था। एक साथ 12 कुत्तों ने एक ही बोट पर सवार होकर सर्फिंग की और ये आलमी रिकॉर्ड कायम किया। ये देखना नहायत ही हैरत अंगेज था कि तमाम कुत्ते कितनी खूबसूरती से तवाज़ुन बरकरार रखे हुए थे। ये कारनामा इन कुत्तों की तरबियत और उनके मालकान की मेहनत को जाहिर करता है। ये तमाम रिकॉर्ड्स इस बात की अलामत है कि कुत्तों में सर्फिंग का शौक और महारत बढ़ रही है। इस इवेंट में 30 से ज़ायद कुत्तों ने इनके मालकान ने शिरकत की और तकरीबन 4000 लोगों ने इस शानदार मुकाबले का जो लुत्फ उठाया है। मुंतज़मीन ने इस बात का खुसूसी ख्याल रखा कि रिकॉर्ड की कोशिश के दौरान कुत्तों की सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। ये दिन ना सिर्फ कुत्तों की महारत का मुजाहरा था, बल्कि इंसान और जानवरों के दरमियान एक अनमोल रिश्ते की भी अक्कासी थी। कुत्तों की सर्फिंग चैंपियनशिप ने साबित कर दिया कि हमारे पालतू जानवर ना सिर्फ हमारी ज़िंदगियों में खुशियां लाते हैं, बल्कि वो हमें हैरान करने की भी सलाहियत रखते हैं, जो कि हमने देखा इस तमाम वीडियो में। कितनी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है कि कहते हैं ना कि जानवर और इंसान मिलकर काम करें तो काम कितना खूबसूरत बन सकता है, और ना सिर्फ खूबसूरत बन सकता है बल्कि एक आलमी जो रिकॉर्ड है वो भी टूट गया। तो ये कहते हैं ना कि देखने में तो बहुत बज़ाहिर लग रहा होता कि पता नहीं क्या होगा, मगर जिस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे आई तो हमने देखा कि कितना बैलेंस जो है इन दोनों ने रखा है। कुत्ते को ये पता था कि अपने मालिक को किस तरह उसने बैलेंस बरकरार रख के सर्फिंग करनी, क्योंकि सर्फिंग बोर्ड जो है बहुत मुश्किल मरहला होता है जब सर्फ किया जाता है। इसमें बैलेंस का एक बहुत बड़ा कंट्रोल होता है, और बैलेंस तभी हासिल हो सकता है जब दोनों लोग जो हैं, दोनों तफरीक जो लोग हैं, वो आपस में मिलकर जब काम करें। तो व्यूअर्स, आपको हमारा शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे सोशल पेजेस न्यू पाकिस्तान पे जाके अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।